ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है अमित किलोर और इंटरनल सिक्योरिटी की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 13 में आज हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी सिर्फ सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि देयर आर 7 स्टेट्स और उन सब में इंसर्जेंसी है और बड़े अलग अलग डिफरेंट इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं। हावेवर इस टॉपिक को हम दो भागों में बांट कर करेंगे और आपके लिए काफी सरल हो जाएगा। क्लास नंबर 13 और 14 को करने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड जो भी MCQ क्वेश्चन होगा या ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, यू विल बी कॉन्फिडेंटली एबल टू आंसर इट। सो विदाउट मच अडो लेट्स बिगिन द क्लास। इस क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट अगर आपको PDF की जरूरत होती है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया, दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इट। चलिए आज पढ़ते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्व क्षेत्र के बारे में, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा कम जानते हैं। देखिए, मैं जानता हूं डिफिकल्ट है, कई बार कई सारी चीजें होंगी जो पहली बार सुनेंगे, परंतु इतना सरल बना के करवाऊंगा कि यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट टुडे। जब आपसे पूछा जाए कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन सी हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में जब भी नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो टोटल 8 स्टेट आती हैं। कुछ लोग कई बार सिर्फ 7 लिखकर चले जाते हैं कि क्यों, क्योंकि ये 7 सिस्टर्स के नाम से जो सातों स्टेट जानी जाती हैं, दे कंसीडर दैट। हावेवर सिक्किम भी एक स्टेट है जिसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर काउंट किया जाता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी पर फोकस कीजिए और जरा मैप को देखने की कोशिश करें, हमारा मैप कहां कहां पर है। पहले देखते हैं हमारी 7 सिस्टर्स। जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हो गई अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा असम और सातवां मेघालय। और इसके साथ साथ एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि सिक्किम है, 8th। आज हम 4 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी इंसर्जेंसी है। दैट वुड बी नंबर 1 नागालैंड, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 मिजोरम और नंबर 4 मेघालय। यानी आज की जो क्लास होगी इन चारों स्टेट्स में इंसर्जेंसी भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद कैसे कैसे रही है और किस प्रकार से कंट्रोल में लाई गई है, एंड व्हाट आर द मेन इंसर्जेंट्स ग्रुप और उनकी डिमांड्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में बाकी जो 3 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बेसिकली त्रिपुरा, उनके बारे में कराया जाएगा। लेट्स गो फॉर इट। एक कुछ डेटा जो कि MCQ के लिए काम आएगा एग्जामिनेशंस में। नॉर्थ ईस्ट भारत का 8% एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं और यहां पर 4% के करीब भारत की पूरी पॉपुलेशन रहती है। यानी अंदाजा लगा लो तो 6 करोड़ के करीब, 6 भी ज्यादा हो गया, 5 करोड़ के करीब, 5 साढ़े 5 के करीब। 99% ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि पूरा का पूरा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहां से लेके सारे के सारे जो स्टेट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होते हैं। सिर्फ एक ये बीच में थोड़ा सा 25 किलोमीटर की चिकन नेक जिसे कहा जाता है, सिर्फ ये एरिया है जो कि डोमेस्टिक बॉर्डर है, वरना पूरा का पूरा जो स्टेट है 99% इज इंटरनेशनल बॉर्डर। भूटान से है, चाइना से है, म्यांमार से है और बांग्लादेश से है। काफी लंबा 2700 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। 68% इस पूरे एरिया की जो ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन है वो असम में रहती है। यानी कि 5 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोग तो असम में ही रहते हैं और बाकी पूरे के पूरे 6 स्टेट्स में सिर्फ 30% पॉपुलेशन बसती है। प्राइमरली हिली एरिया है, अगेन हमारे सारे के सारे हिमालय है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का पूरा का पूरा एरिया है ये, एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली रूरल विद 84% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरिया। चलिए बात करते हैं। आसाम यहां पर एक प्राइमरी है बीच में, जो कि दोनों हिमालयस के बीच में प्लेन एरिया है, वरना पूरा का पूरा जनरल एरिया जो है वो एक हिली एरिया है। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक ज्योग्राफिकल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट, बर्ड आई व्यू पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंसिव। अब एक बार देख लेते हैं कि जो स्टेट्स हैं कब बने थे, हल्का फुल्का आइडिया लग जाए। आसाम 15 अगस्त 1947 के साथ ही बन गया था। यानी कि जब भारत आजाद हुआ आसाम एक स्टेट हुआ करता था, आसानी से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी सारे के सारे जो आज जो राज्य के नाम से जाना जाते हैं उनको स्टेटहुड बाद में मिला था इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे कि नागालैंड को 1963 में दिया गया, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मणिपुर को और मेघालय को दोनों को 1972 में दिया गया था। मणिपुर और मेघालय दोनों को 1972 में स्टेटहुड मिला। उसके बाद त्रिपुरा, बल्कि तीनों को साथ ही साथ, ये तीनों की तीनों जो स्टेट्स हैं 1
2 और 3, तीनों स्टेट्स को 1972 में इकट्ठे स्टेटहुड दिया गया। सिक्किम को अलग से 1975 में दिया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को 1987 में, यानी कि सबसे लास्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्टेटहुड मिला था वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मिला था। वैसे अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं जिन्होंने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है, वो ये बात जानते होंगे कि भारत की स्वतंत्रता से पहले ये सारे के सारे राज्य सिर्फ 2 राज्यों में बिटे हुए थे। एक तो पूरा का पूरा एरिया था असम का, और जो अरुणाचल का जो ये एरिया है इसको कहा जाता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एंड प्राइमरली जितना भी एरिया है वो असम के अंदर ही था। इंडीड दैट वाज वन ऑफ द रीजन, इसी एक पर्टिकुलर वो रीजन भी एसोसिएटेड है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। आगे बढ़ने से पहले, पर्टिकुलर स्टेट्स की इंसर्जेंसी को समझने से पहले एक बार बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं, एक बार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कहां से सिचुएशन शुरू होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 100 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप है, 100 से भी ज्यादा। सोच के देखिए, 7 स्टेट है लेकिन ट्राइबल ग्रुप 100 से भी ज्यादा है, 120 के करीब है। बहुत ही ज्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है, लैंग्वेजेस अलग अलग है, कस्टम्स अलग अलग है। देखिए, हिली एरिया जो होता है उसमें क्या होता है कि एक हिल या एक पहाड़ अगर 2 गांवों को डिवाइड कर देता है तो इन दोनों गांवों के बीच में जो कांटेक्ट होता है ना वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए इनके कस्टम्स, इनकी लैंग्वेज, इनकी कल्चर अलग डेवलप हो जाती है, इनके कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनके कल्चर अलग डेवलप हो जाते हैं। इसी वजह से हर पहाड़ पे, हर हिल के बाद एक नई कल्चर देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ब्रिटिश एरा में जो ये जितना भी एरिया था वो इनहेबिटेड था, मोर और लेस। इंडीड जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो तो इस एरिया को आज भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो प्राइमरली इलाका जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं वो जनरली स्पीकिंग ट्राइबल मेजॉरिटी से है। ब्रिटिश ने इन सारे एरियाज को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस दिया था। इंडीड उन्होंने बेसिकली इसके सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश नहीं की। याद रखिए, ये हम प्री इंडिपेंडेंस एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट कि भारत की आजादी से पहले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी वो किस हालात में थे, क्या थे। उन्होंने एक डेलिब्रेट पॉलिसी भी फॉलो की आउटसाइडर को एक्सक्लूड करने की, मतलब वो उनको एंट्री जनरली अलाउड नहीं थी। तो अगर आप 1947 से पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जितना भी एरिया है वो मोर और लेस सेक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है। जो भारत की दूसरी मेन लैंड में, यानी कि जो पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई महाराष्ट्र हो गया, उस एरिया में जो भी एक्टिविटी चल रही थी उससे प्राइमरली एक्सक्लूडेड था। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जनरली इस एरिया को टच नहीं कर पाई। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कभी कभी असम से रिलेटेड थोड़ी सी फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट आते हैं कि असम में इंडियन नेशनल मूवमेंट के ये स्टेप्स थे, ये थे। परंतु जितनी भी बाकी जो 6 की 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट ना पहुंची थी, ना ही उनका कोई असर हुआ था। इसकी वजह से कोई पॉलिटिकल, कोई कल्चरल, कोई सोशल, ज्योग्राफिकल, रिलीजियस और बिजनेस कॉन्टेक्ट नहीं था नॉर्थ ईस्ट का मेन भारत के साथ। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल इसीलिए इस पर किसी भी प्रकार का ट्राइबल्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाया। देखिए, एक तो पहले तो ब्रिटिशर्स उनके साथ नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो वो वैसे ही सुखी हैं अपने आप में। और ऊपर से भारत की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो भी, क्योंकि उस समय भाई ट्रेन नहीं हुआ करती थी, ना ही प्लेन हुआ करते थे। मतलब प्लेन आ चुके थे, वैसे ट्रेन भी आ चुकी थी, परंतु अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था भारत में। आज भी कई बार रिमोट एरियाज पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो इस एरिया तक नहीं पहुंच पाई। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो वो जो फीलिंग थी एक नए देश की, नई आजादी की, वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंची थी। उनके लिए वो पहले से ही आजाद थे। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वहां पर इंसर्जेंसी स्टार्ट भी हुई है। लेकिन चलिए आज हम पूरी की पूरी रीजन देखेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है। इंडिपेंडेंस के बाद, उससे पहले अगर आपको ये फिगर देखनी है तो ये है नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अगर आप देखोगे तो अभी जो प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश है, रफली कुछ एरिया, और उसका कुछ असम का कुछ पार्ट है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। कामेंग फ्रंटियर डिवीजन, सुभानश्री फ्रंटियर डिवीजन, स्लैंग फ्रंटियर डिवीजन, लोहित फ्रंटियर डिवीजन, तिराप फ्रंटियर डिवीजन। याद करने की जरूरत नहीं है, अब एमसीक्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, बाद में इसको 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया, स्टेटहुड मिल गया पूरा का पूरा। चलिए बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो केंद्र सरकार, नई सरकार आई, जो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, और जब भारतीयों ने खुद अपने देश की कमान संभाली, तो उन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाई और ट्राइबल पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया गया। भारत के संविधान में स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल ऐड किया गया है। क्या है 6th शेड्यूल? याद रखिए, नक्सलिज्म के बारे में पढ़ते हुए हमने 5th शेड्यूल डिस्कस किया था। ठीक है, 5th शेड्यूल बेसिकली उन शेड्यूल एरियाज के लिए है जो कि नॉर्थ ईस्ट से अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल दिया गया है, जो जितने भी ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज नॉर्थ ईस्ट में हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनकी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, सेल्फ रूल के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर को लोगों तक पहुंचाने के लिए।
पहले एक ही स्टेट हुआ करती थी, सिर्फ आसाम की, और एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे कहा जाता है, जो कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर किया करती थी। नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली 1987 में स्टेटहुड गवर्न करके उसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी और इंडियन बॉर्डर के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद है। चीन इस बात से अग्री नहीं करता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। इंडीड वो क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस एरिया में 1950 के करीब, आप समझ लीजिए 1947 से पहले ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1950 में फीजो, ये एक नाम के लीडर हैं, सेसेशनिस्ट लीडर थे, जिन्होंने नागालैंड में सबसे पहले एक सेसेशनिस्ट सेपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। उन्हें नागालैंड नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि नागालैंड का जो एरिया है वो भारत से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता है, और ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी फीजो के बाद। उसके बाद ये मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में भी फैल गई, और वो इंसर्जेंसी कई जगहों पर कंट्रोल हो गई है, कई जगहों पर कभी कभी कुछ स्पोरेडिक वायलेंस होती रहती है। बट इन जनरल अगर आपको ओवरव्यू देना हो तो इस समय नॉर्थ ईस्ट में प्राइमरली स्पीकिंग मोर और लेस कंट्रोल्ड इंसर्जेंसी है, ज्यादातर नहीं तो देखा जाए, एंड रेगुलरली उसमें डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई। अब स्टार्ट करते हैं आसाम और मेघालय के बारे में भी एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, एक तो स्टेट होगी नेफा, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, दूसरी सारी की सारी स्टेट हो गई आसाम। एक ही सब एरिया जितने भी थे, कोई स्टेट नहीं थी, सबके सब आसाम का पार्ट थे। अब आसाम में क्या हुआ कि 1960 में आसामीज को स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इससे समस्या क्या हुई, और जितने भी एरिया थे जहां पर नागा लोग ज्यादा थे या फिर बेसिकली मीती लोग ज्यादा थे या और किसी कुकी ट्राइब ज्यादा थी, वो इस बात से थोड़े से संदेहित हो गए। उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिल एरियाज, ये जितने भी लोग थे, इन्होंने मर्ज कर एक पार्टी बनाई जिसको कहा जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 1960 में, और इन्होंने एक सेपरेट स्टेट इंडियन यूनियन के साथ की। इसी के साथ इसी प्रोग्रेस में मेघालय कार्व आउट किया गया आसाम से। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों के तीनों 1972 में बने थे। क्यों? पूरा का पूरा एरिया आसाम का था। 1960 में आसामीज को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो लोकल ट्राइब्स थी उन्हें लगा कि हमारी आइडेंटिटी पर खतरा हो सकता है। उन्होंने मिलकर एक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस बनाई, जो कि बेसिकली इलेक्शंस लड़ते थे, और उन्होंने डिमांड रखी कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। इन्हीं डिमांड्स का फाइनल रिजल्ट था कि 1972 में असम में से 3 एरियाज को, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग करके उन्हें सेपरेट स्टेटहुड दे दिया गया। इसके साथ साथ नागालैंड और मिजोरम में सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलती रही है। नागालैंड को वैसे 1963 में ही स्टेटहुड मिल गया था। मिजोरम फाइनली लास्ट में जब अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला तो उसके साथ मिला। डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डेंस हो चुका है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो गया होगा। अब हम एक एक स्टेट को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नागालैंड से, और काफी सरल हो जाएगा। 3-4 स्टेट्स हैं और बहुत सिंपल है, वेरी इजीली जस्ट बेसिक डिस्कस होंगे। आगे कभी आप न्यूज पढ़ोगे या किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। सवाल अभी भी यह है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है। रीजन बताइए। देखिए, 100 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, सबकी डिमांड अलग है, लोगों की लैंग्वेज डाइवर्स है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम ऑन ए सिंगल टर्म। एक स्टेट के अंदर 4 ट्राइब्स हैं, 4 समुदाय हैं, 4 अलग अलग डिमांड्स हैं। कोई चाहता है कि सेल्फ ऑटोनॉमी ज्यादा हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, सम वांट्स पावर हो, कोई दूसरे स्टेट्स का किसी प्रकार का ज्योग्राफिकल हिस्सा चाहता है। सो इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विच इज एंड ऊपर से क्या नाम है कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा का पूरा समय भी नहीं मिलता, उनको वो प्राइम टाइम भी नहीं मिलता जो नॉर्मली दिल्ली को या महाराष्ट्र को या किसी बड़े स्टेट को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंफॉर्मेशन है एक नॉर्मल भारत के नागरिक के लिए जनरली इग्नोरेंट रहती है। आज के बाद आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। असम, मणिपुर और नागालैंड ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। रिसेंटली वरी की सिचुएशन बनी हुई है। लोअर असम एरियाज, कार्बी आंगलोंग जो रीजन है, यहां पर एथनिक और कम्युनल टेंशंस भी चलती हैं। इनके बीच में जो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स हैं, बोडो एरियाज एक असम का एरिया है। बताओ, ये सारे की सारी डिटेल आएगी, सो अगर इस स्लाइड पर कोई कंफ्यूजन हो डू नॉट वरी अबाउट इट। गारो इंसर्जेंसी मेघालय में अभी भी चल रही है। नॉन मणिपुरीज अभी भी मणिपुर के अंदर टारगेटेड होते हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में रिमार्केबल सक्सेस आई है इंसर्जेंसी के, और वो अभी तक पीसफुल है।
गवर्नमेंट ने सीज फायर, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किए हैं ज़्यादातर ग्रुप्स के साथ। ठीक है, अब देखो आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागालैंड के बारे में। ठीक है, नागालैंड का इस समय काफ़ी करंट इशू चल रहा है। ठीक है, नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। और रिसेंटली अभी 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने नागालैंड के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है उनके साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया था, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, दूसरा हमने यहां पर देखा ही है कि मिजोरम और त्रिपुरा आज की डिस्कशन में नहीं है, वो कल होगा, लेकिन मिजोरम आज की डिस्कशन में है। मिजोरम में हम देख चुके हैं कि वहां पर जो इंसर्जेंसी है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, मोर और लेस वहां पर शांति है। यस, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो कि हैं वहां पर, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑल अदर सिंपल स्टेट, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये सब के सब कल किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी बिगिन विद द नागालैंड, आप ये भी देख लीजिए कि ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर ऑल इंसर्जेंट्स ग्रुप जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित है। सब याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी हम एक एक स्टेट पढ़ेंगे तो सबके सब मेंशन हो जाएंगे, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। उल्फा प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन नेम जो कि आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आज हम मणिपुर के बारे में करेंगे, तो PLA, UNLF के बारे में भी बात होगा, डिस्कस करेंगे। मेघालय के बारे में भी आज बात होगी, HNLC और GNLA के बारे में बात होगी। इसके अलावा नागालैंड का मेंशन नहीं है, क्योंकि नागालैंड हम अभी आगे आने वाले में पढ़ ही रहे हैं। दिस इज द समरी जो कि आपको आइडिया दे देगा, और यही हम इस समय पढ़ेंगे। नागालैंड में सबसे पहले इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई थी 1950 में नेशनल काउंसिल के अंदर, जो कि उनके लीडर थे फीजो। वहां पर एक दूसरे नॉन सेसेशनिस्ट लीडर भी थे, उनका नाम है इमकोंगलीबा आओ। नॉर्थ ईस्टर्न नेम्स हैं, तो उनकी जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है, तो आपको नाम प्रोनाउंस करने में शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, परंतु कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। इमकोंगलाव आओ के साथ मिलके इंडियन गवर्नमेंट्स ने काम किया, और ये जो फीजो के द्वारा जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी, इसको मोर और लेस दबा दिया गया। 1963 में नागालैंड को सेपरेट स्टेटहुड भी मिल गया। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें जो भी नागालैंड के सेसेशनिस्ट यानी कि जो अलगाववादी ग्रुप्स हैं, जो कि अलग होना चाहते हैं देश से, उनके साथ एक अकॉर्ड साइन किया भारतीय गवर्नमेंट ने, उन्होंने सारे के सारे हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी में पार्ट लेंगे। लेकिन उसके बावजूद विद इन 3 to 4 ईयर्स एक नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाई गई, जिसका मेन उद्देश्य है नागालिम बनाना। नागालैंड कुछ 10 सालों के बाद ये बेसिकली 2 फैक्शंस में बट गई, एक NSCN-IM और NSCN-K। IM यानी कि इनके जो लीडर्स हैं उनके नाम पर है, मुहाविया, और K यानी कि खापला। विल डिस्कस दिस। ठीक है, इस समय जो ये है, ये थोड़ी सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है। इंडीड आपको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ उरी में नहीं हुई, कुछ को याद होगा कि म्यांमार में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। वो जो म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 के समय में, वो सर्जिकल स्ट्राइक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग फैक्शन के अगेंस्ट हुई थी। वहां पे उनके 38 नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को मार गिराया गया था भारतीय सेना के द्वारा। उसके साथ साथ जो पीस अकॉर्ड 2015 में साइन हुआ है, वो NSCN-IM के साथ हुआ है। इसाक मुआयवा इसका नाम है पूरी की पूरी का। ये सिर्फ और सिर्फ NSCN के 2 अलग अलग फैक्शंस हैं। चलिए अब बात करते हैं नागालैंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, द फर्स्ट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट बिगिंस इन द नागालैंड में स्टार्ट होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ फीजो। जितने भी लड़के हैं उनका ध्यान इस समय कहीं और चला गया है। जरा मेरी तरफ देखिए, होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, नो इश्यूज विद दैट, भटक जाते हैं लोग, परंतु चिंता मत कीजिए। ये नागा पीपल्स की आप फोटोज देख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी उसके बाद आइडेंटिफाई करने में, थोड़ा याद भी रहेगा। खासकर से जो लड़के देख रहे हैं उनको तो अब याद रहेगा कि बेसिकली नागालैंड के बारे में हम इंसर्जेंसी पढ़ रहे हैं, और वो 1950 में शुरुआत हुई थी। फीजो उनके लीडर का नाम था। नागा हिल जो कि ईस्टर्न हिमालयज में है, जो कि बर्मा बॉर्डर के ऊपर है, याद रखिए कि नागा हिल्स आएंगे तो बर्मा बॉर्डर के ऊपर है, वहां के वासी हैं। कई सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज भी बात करते हैं। बेसिकली असम में जब ब्रिटिशर्स ने असम को 1826 में कंट्रोल किया था, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहां पर भी डोमेन बढ़ा दिया था, और 1892 तक नागा हिल्स पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर में आ गई थी। अभी हमने देखा, दो उन्होंने एक नॉन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी अपनाई थी, और उन्होंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को बाहर ही रखा था जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे। होता क्या है कि 1945 में
नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल एस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नागा ग्रुप्स के विचारों को सामने रखने के लिए था। इंडीड 1946 में इसी ऑर्गेनाइजेशन को नागा नेशनल काउंसिल का दर्जा दे दिया जाता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी तो भारतीय गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप रखी जाएगी उसको मैनेज करना, उसको डिसाइड करना। दोबारा से सुनेंगे कि पहली जो इंसर्जेंसी है वो नागालैंड में शुरुआत होती है, नॉर्थ ईस्ट में। 1945 के समय पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, नागा नेशनल काउंसिल। जितने भी नागा ग्रुप्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस नागा नेशनल काउंसिल में होते हैं। इनका उद्देश्य था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर जाएगी तो इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ नागालैंड की या नागा पीपल की क्या रिलेशनशिप होगी, इस बात को कॉन्स्टिट्यूट करना। कई सारे राउंड्स के बाद द गवर्नर ऑफ असम रीच्ड अ 9-point अग्रीमेंट विद नागा लीडर्स ऑन जून 26, 1947। यानी आजादी से पहले पहले गवर्नर थे जो असम के, उन्होंने इस नागा नेशनल काउंसिल के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट पर रीच किया जिसका नाम है 9-point अग्रीमेंट। यानी कि नागा नेशनल्स और असम गवर्नर दोनों कुछ 9 बातों पर मान गए। जरूरी नहीं है याद रखना, चिंता मत कीजिए। नागा लीडर्स ने बोला कि एक सॉवरेन स्टेट होगी विद इन इंडिया। कॉम्प्लेक्सिटी आइए देखिए कहां पे आती है कि वो जो 9-point अग्रीमेंट था उसका ये मतलब था कि नागालैंड विल फंक्शन एज ए सॉवरेन स्टेट और इंडिया एक उसकी गार्डियन स्टेट होगी। मतलब कि नागालैंड के ऊपर भारत का संविधान नहीं लगेगा, परंतु बेसिकली भारत बड़े भाई की तरह, एल्डर ब्रदर, बिग ब्रदर की तरह माना जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा रिलेशन हमारा भूटान के साथ है, परंतु ये और भी ज्यादा कि हम उसकी गार्डियन पावर रहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह कंक्लूड किया कि जो ये 9-point अग्रीमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी देता है विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कहां से डिबेट, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। नागा नेशनल काउंसिल जो कि रिप्रेजेंटेटिव है नागा पीपल्स की, असम के गवर्नर के साथ एक डिस्कशन करती है जिसमें एक अग्रीमेंट आता है 9-point अग्रीमेंट। ठीक है, 9 पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नागा पीपल, उनका मानना है कि 10 साल तक हम भारत के अंडर काम करेंगे, हम अगले 10 साल तक सॉवरेन रहेगा भारत, परंतु हम ऑटोनोमस रहेंगे और 10 साल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना पूरा का पूरा सेपरेट नेशन बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। वहीं पर 1947 के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है संविधान बनाने के लिए। वो इस अग्रीमेंट को इस प्रकार से समझती है कि नागालैंड भारत का ही पार्ट है, उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, परंतु भारतीय संविधान के अंदर। यहां से स्टार्ट होता है सेसेशनिस्ट मूवमेंट। ये डिबेट आ गया दोनों के बीच में। ये जो डिबेट आता है, सेंटर ने स्टार्ट कर दिया नागा एरियाज का इंटीग्रेशन विद द स्टेट ऑफ असम, इंडिया के साथ एज ए होल अब इंटीग्रेशन करना। ये वो फीजो है जिसके बारे में आप कई बार सुन चुके हैं और अब तक सोच रहे होंगे कौन है ये बंदा जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, कुछ हार्ड नाइलर्स थे, फीजो के द्वारा इस इंटीग्रेशन को अपोज करते हैं और नागा नेशनल काउंसिल के बैनर के अंदर रिवोल्ट कर देते हैं। नागा नेशनल काउंसिल यानी ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत से रिवोल्ट करती है और मांगती है एक सेपरेट सॉवरेन स्टेट। ठीक है, इंडीड 1955 में सेपरेटिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नागालैंड में डिक्लेयर कर दिया जाता है। फ्री है, हमने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली है, भारतीय गवर्नमेंट का, भारतीय सरकार का यहां पर कोई हक नहीं है। दे लॉन्च्ड एन आर्म्ड रिबिलियन। सेंटर यहां पर आर्मी भेजता है और 1 साल के अंदर अंदर पीस और ऑर्डर स्टैब्लिश किया जाता है। सेंटर फीजो के साथ नेगोशिएट करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि इनकी तो डिमांड ही डिसइंटीग्रेशन है, ये तो वैसे ही अलगाववादी हैं, ये अलग होना चाहते हैं देश से, तो इनसे डिबेट कैसे किया जाएगा। नागा पीपल्स के एक दूसरे मॉडरेट लीडर थे जिनका नाम है डॉक्टर इमकोंग लीबा आओ। इनके साथ इंडियन गवर्नमेंट एंगेज करती है, इनको बात करती है और मोर और लेस धीरे धीरे इनके साथ एंगेजमेंट के साथ साथ जो नागा इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल में धीरे धीरे लाया जाता है। ये वो मॉडरेट लीडर हैं जिनका नाम और स्पेलिंग इस समय तक आप नहीं सोच पाए हैं, इमकोंग लीबा आओ। ठीक है, आसान रहेगा, इमकोंग लीबा आओ। ठीक है, ये मॉडरेट लीडर थे नागा। इन्होंने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया और स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया बिना विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू अ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन। 1963 में नागालैंड को स्टेट बना दिया गया। अब आप देखो, बहुत आसान बात है। नागा नेशनल काउंसिल नाम की एक पॉलिटिकल बॉडी है,
उसके हिसाब से असम गवर्नर के साथ एक अग्रीमेंट होता है जिसमें वो 10 साल तक तो बेसिकली भारत को गार्डियन स्टेट मानेंगे और उसके बाद खुद स्टेट बन जाएंगे। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नागालैंड एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रहेगा परंतु भारतीय संविधान के अंदर ही रहेगा, अलग नहीं होगा उससे। इस बात पर डिबेट खराब हो जाता है। तो जो फीजो थे वो बेसिकली नागा नेशनल काउंसिल के तहत एक रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं, सेसेशनिस्ट 1955 में डिक्लेयर कर देते हैं कि नागालैंड की अलग गवर्नमेंट है, भारतीय गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ती है और वो कंट्रोल में लाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, वहां पर पीस एस्टेब्लिश होती है। फीजो के साथ इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट करने से कंप्लीटली मना कर देती है। अगेन एक्सट्रीमिस्ट है, वायलेंट है और डिमांड को मॉडरेट नहीं कर रहा है। नागालैंड के जो दूसरे मॉडरेट लीडर थे इमकोंग लीबा, ये गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं और नागालैंड के लिए एक सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते हैं जो कि गवर्नमेंट उनको दे देती है और 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनकर उभरता है। रिबेल्स धीरे धीरे इसी वजह से, क्योंकि वो देखा कि यार इंडियन गवर्नमेंट इज एबल टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, स्टेटहुड तो मिल ही गया, ऑटोनॉमी भी पूरी की पूरी है, 6 शेड्यूल से हमारे सारे के सारे राइट्स भी, जो आइडेंटिटी से की जो इशू है, जो सेल्फ गवर्नेंस के, वो भी है। तो इसका मतलब जो रिबेल्स है उनको जो पॉपुलर मास सपोर्ट था वो खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो इंसर्जेंसी खत्म आ जाती है। 1963 से लेके 1975 तक इन जनरल इंसर्जेंसी थी कंट्रोल में। अब आता है 1975 में एक नया काम। 1975 में एक शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है भारतीय गवर्नमेंट और जो इंसर्जेंट्स ग्रुप थे, जो कि पिछले 10-12 सालों से कुछ गुरिल्ला वॉरफेयर चला रहे थे, जिसमें उन्होंने हथियार छोड़ने की बात की। लेकिन इन्हीं ग्रुप से बनकर एक ऑर्गेनाइजेशन निकलती है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। इसके बारे में देखते हैं। इनकी डिमांड पहले एक बार समझ लेते हैं। 1975 के बाद अराउंड 1980 में फॉर्म होती है NSCN। इनकी डिमांड है नागालिम क्रिएट करना। याद रखिए, नागालैंड भारत का राज्य है और ये है प्रपोज्ड नागालिम। नागालिम बेसिकली यहां पर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, असम का कुछ एरिया, मणिपुर का कुछ एरिया और म्यांमार का कुछ एरिया, इस पूरे एरिया को मिला के जहां पर भी नागा लोग रहते हैं, ठीक है, जो भी नागा ट्राइब्स के लोग हैं जहां जहां पाए जाते हैं, बेसिकली असम में भी हैं, मणिपुर के भी उत्तरी हिस्से में है, अरुणाचल प्रदेश में भी है और म्यांमार में भी है। इस पूरे के पूरे एरिया को मिलाकर एक नया देश, पूरा का पूरा नया सॉवरेन देश बनाया जाए जिसका नाम होगा नागालैंड। ये डिमांड बनकर उभरती है 1980 में NSCN के द्वारा। इसके फाउंडर का नाम याद रखिए, इसाक चिशी और थ्विंगालैंग मुइवा। इसीलिए NSCN IM, I फॉर आइसैक और M फॉर मुइवा। NSCN जब बनती है, इसमें साथ में 3 फाउंडर थे, खापलांग, SS खापलांग भी थे, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं किसी प्रकार के, ठीक है। खापलांग थोड़े से ज्यादा वायलेंट, ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे और NSCN के जो आइसैक और मुइवा थे ये बेसिकली कई बार नेगोशिएट कर लेते थे गवर्नमेंट थे। इसके बेसिस पर डिफरेंस आ जाते हैं। तो जो NSCN है वो 2 भागों में बंट गया। NSCN था, एक तो बन गया NSCN IM के द्वारा और दूसरा भाग बन गया NSCN खापला, ठीक है। दोनों की डिमांड नागालिम बनाना है। याद रखिए, डिमांड में कोई फर्क नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि जिन्होंने इतिहास पढ़ा, इतिहास में जब शुरुआत में कांग्रेस बनी थी तो 2 गुट थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, या जो गरम पंथ और नरम पंथ थे। तो उसी प्रकार का डिफरेंस इनके बीच में था, एग्जैक्टली नहीं परंतु एनालॉजिकली शायद थोड़ा सा आप सिमिलरिटी से समझ सकते हैं। तो 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड को जो सेपरेट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, उनका नाम है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। एक फैक्शन है जो कि IM यानी कि उनके लीडर आइसैक और मुइवा के नाम पे जाने जाती है और दूसरा फैक्शन खापलांग के नाम पे जाना जाता है, NSCN खापलांग। ये मोरलेस गवर्नमेंट के साथ डील कर रही है और इन्होंने अभी अभी नागालैंड के साथ एक भारतीय गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन किया है, ठीक है, मोरलेस। खापलांग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है। इंडियन आर्मी ने म्यांमार में, जैसे मैंने अभी भी बताया, एक अटैक भी किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको ऑपरेशन सनराइज कहा जाता है। इंडिया म्यांमार ने ज्वाइंट ऑपरेशन किए थे। NSCN 1980 में 2 फैक्शन में स्प्लिट हो गई, NSCN के खापलांग, जो NSCN IM लेड बाय आइसैक एंड मुइवा। इन दोनों के बीच में गैंग वॉर चल गया, जैसे कि हमने जब हिंटरलैंड टेररिज्म में पढ़ा था। टेररिज्म में हम पढ़ रहे थे कि जब मुंबई के जो
अंडरवर्ल्ड थी, वो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में बट गई थी आफ्टर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट। उसी प्रकार से जब ये बटे और उसके बाद वो गैंग वॉर होगी जो कि अभी तक पिछले 20-25 सालों से चल रही है, यहां पर भी यही हुआ। एनएससीएन दो फैक्शंस में बट गई और इन दोनों गुटों के बीच में भी लड़ाइयां और वायलेंस चलती रही। एनएससीएन आइजैक मूविया ने एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट इनके ऊपर अटैक नहीं करेगी, ये किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इनकी जो डिमांड है सेपरेट नेशनहुड की वो बरकरार है अभी तक, फॉर नाउ, ठीक है। परंतु ये वायलेंट नहीं करते हैं, सीज फायर एग्रीमेंट है कि ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं इस समय। हाँ, लेकिन खापलांग के साथ इस प्रकार का कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है। तो खापलांग कई प्रकार गुरिल्ला वारफेयर से पुलिस पर या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन पर कई प्रकार के अटैक करता है इन परस्यूट ऑफ देयर डिमांड ऑफ ए सेपरेट होल नागालैंड। नागा पीस अकॉर्ड, एक लास्ट चीज इसके बारे में जान लीजिए कि 2015 में नागा पीस अकॉर्ड जिसे कहा जाता है, एक फ्रेमवर्क है जो कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मूविया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तहत हुआ है। ये कंप्लीटली फाइनलाइज नहीं हुआ है, फ्रेमवर्क है, याद रखिए क्या है फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि फाइनल अकॉर्ड साइन हो गया है, कि डिसाइड हो गया कि नागालैंड के देश और भारत सरकार के बीच में क्या क्या डिसीजंस आए हैं। फ्रेमवर्क है, अभी तक फाइन नहीं हुआ है। रिसेंटली अभी आप इसको और न्यूज़पेपर में पढ़ा करेंगे क्योंकि इस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर डिमांड सब आने लग गई हैं। पिछले 1-2 महीने से ये न्यूज़ में भी आने लग गया है। हाँ, आपको याद नहीं है क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, अब आप पहचानेंगे जब भी अखबार में आएगा। तो आर एन रवि चीफ नेगोशिएटर थे इस पीस अकॉर्ड के, नथिंग नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली एनएससीएन आईएम ने थोड़ी सी रियलिज्म दिखाई है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। खापलांग की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नागालैंड चाहिए, अलग चाहिए, भारत से अलग होना, सॉवरेन हमें डिसइंटीग्रेट करो, ठीक है। कंप्लीट सॉवरेनिटी से जो उनके गोल हैं उसको थोड़ा सा बदल के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ज्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी भी मिल जाए, तो वो भी इस बात को मान के थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं आजकल। हाउएवर देयर इज अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, वो आगे आएगा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट समरी है। 1826 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट को ब्रिटिशर्स अपने साथ लेते हैं। 1918 में नागा क्लब बनता है जो कि ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, पुरानी बात है। 1946 में ए फीजो ने बनाया नागा नेशनल काउंसिल जो कि नागा इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर देते हैं। 1963 में नागालैंड स्टेट बन जाती है जो हम उनके मॉडरेट लीडर से उसके साथ नेगोशिएशन करके। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड होता है एनएनसी टू गिव अप आर्म्स। एनएनसी आर्म दे देता है लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे बन जाता है एनएससीएन, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट। ये दो गुटों में बढ़ जाता है। 1997 में एनएससीएन आईएम जिसके साथ अभी पीस अकॉर्ड हुआ है वो तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लेती है। खापलांग वाले नहीं करते हैं, खापलांग वाले इस समय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड है। यही था इसके अंदर। फिर दोबारा से एक बार वंस अगेन याद करने के लिए, नागालैंड जो है वहां पर पहली सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है भारत में। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का जो पहला इंस्टेंस है वो स्टार्ट होता है। उसके बीज बेसिकली ब्रिटिशर्स टाइम में ही बीज बो दिए जाते हैं, परंतु अगर देखें तो 1945 के करीब नागा नेशनल काउंसिल बनती है जो कि फीजो के अंदर नागालैंड का सेपरेट डिमांड करती है, एक सॉवरेन कंट्री की तरह डिक्लेयर कर देती है 1956 में। यहां पर 1946 लिखा हुआ है, ये गलत है, 56 था वो। 1956 में डिक्लेयर कर देती है कि नागालैंड गवर्नमेंट हो गई है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्पेस नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ती है पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, और फीजो से नेगोशिएट करने से मना कर देती है कि नहीं बात करनी हमें आपसे। वो बात करते हैं इमकोंगलिबा आओ के साथ, और इनके डिमांड पे, नेगोशिएशन पे 1963 में नागालैंड एक सेपरेट राज्य की तरह बना दिया जाता है। शिलोंग अकॉर्ड आता है 1975 में जिससे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये इस समय सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड की, याद रखेंगे। अब ये दो भागों में बढ़ जाती है, एनएससीएन आईएम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इसी के साथ बेसिकली भारत सरकार शांति समझौता करने की कोशिश कर रही है, पीस अकॉर्ड कर रही है। इसके साथ पीस अकॉर्ड 2015 में साइन हुआ है रिसेंटली। अब ये न्यूज़पेपर में पढ़ना स्टार्ट करोगे, रेगुलरली आता रहता है। एनएससीएन खापलांग जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है, दोनों की डिमांड इस समय नागालैंड को सेपरेट राज्य बनाने के लिए है। हावेवर एनएससीएन आईएम ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इन कंप्लीट सॉवरेनिटी के गोल्स के अगेंस्ट। वो चाहते हैं कि ऑटोनॉमी भी मिलेगी नागालैंड को, अगर भारतीय संविधान के तहत भी मिल जाए, सो दैट माइट एक्चुअली बी ए लेजिटिमेट सॉल्यूशन। बस इतना ही था नागालैंड। आगे वाले तो इससे भी सिंपल है, ये 15 मिनट में हुआ था, अगले वाले 5 मिनट में होने वाले हैं। चलिए आते हैं मणिपुर के ऊपर, ठीक है। मणिपुर पे देख लिया,
आज अभी हमने पहले कर लिया है नागालैंड, ठीक है, दूसरा उसके नीचे आएंगे मणिपुर की तरफ, ठीक है। लाइन से तीनों के तीनों सिस्टर्स, तीनों बहनों के बारे में बात होगी, मणिपुर के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। एक तरफ आसाम से घिरा हुआ है, एक तरफ नागालैंड से, एक तरफ मिजोरम से और एक तरफ म्यांमार से। अच्छा, एक बात तो पिछली वाली से डिस्कशन से ही समझ गए थे कि मणिपुर का कुछ यहां पर नागा ट्राइब रहते हैं, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की डिमांड है कि उसको नागालैंड में इंक्लूड किया जाए। तो इनके बीच में कुछ न कुछ एथनिक प्रॉब्लम्स कभी कभी चलती रहती है। इंसर्जेंसी के साथ साथ याद रखना कि एथनिक और जो कम्युनल टेंशन्स है वो भी हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का इशू क्या है, कॉम्प्लेक्स इशू क्यों है कि डिमांड ऑफ सेपरेट नेशनलिज्म तो है ही है। क्यों? क्योंकि भारत के साथ जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में कभी पार्ट नहीं लिया तो वो जो फीलिंग होती है भारत के भारतीय होने की वो ऑलमोस्ट आना मुश्किल होता है। और इंडिविजुअल ट्राइब, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ ये जो वहां पर जो लोकल एथनिकल इश्यूज हैं वो भी आते रहते हैं। चलिए मणिपुर के बारे में बात करते हैं, सेकेंड स्टेट ऑफ द टुडे। मणिपुर का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 3 ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, मीती ट्राइब, कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब। हमने अभी पिछले मैप में देखा ही था कि नागा ट्राइब भी मणिपुर में पाई जाती है। इनके बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए मीती ट्राइब जो है वो मणिपुर में जो प्लेन एरिया है वहां पर पाई जाती है। कुकी और नागा ट्राइब जनरली हिल्स वाले एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां पर 1972 में मणिपुर को स्टेटहुड घोषित कर दिया गया था। 2 ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि इंसर्जेंट्स ग्रुप है। और कुकी इंसर्जेंट्स, स्पेसिफिकली जो कुकी ट्राइब के 2 इंसर्जेंट्स ग्रुप है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल फ्रंट फोरम, ये है। इसके अलावा एक इसके अंदर एमसीक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यूजुअली जब भी मणिपुर में कुछ मुद्दा होता है, मसला होता है, तो वो नेशनल हाईवे नंबर 37 पर ब्लॉकेड लगा देते हैं। इन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को माओइस्ट का भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं। और जनरली नेशनल हाईवे 37 के ऊपर ब्लॉकेड कर दिया जाता है। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये जानना जरूरी है क्योंकि दैट इज द ओनली हाईवे दैट कनेक्ट्स द मेनलैंड इंडिया विद द मणिपुर। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मुद्दा हुआ है। ये मणिपुर की 3 मेजर ट्राइब्स हैं, ठीक है, नागा ट्राइब, मीती ट्राइब और कुकी ट्राइब। अभी अभी हमने जाना कि जो नागा ट्राइब्स हैं और जो कुकी ट्राइब हैं वो बेसिकली हिल एरिया में ज्यादा रहते हैं और जो मीती ट्राइब है वो बेसिकली प्लेन एरिया में रहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो प्लेन में ही जाना चाहते हैं इस समय। बिल्कुल सही बात कहा। अब देखिए, मीती फॉर्म्स अबाउट 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी मेजॉरिटी इस समय मीती पॉपुलेशन की है। बच्चों के दिल में और खुशी की लहर दौड़ पाई, इसी मेजॉरिटी का इंतजार था। मीती आर हिंदू ट्राइब्स जो कि वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। देखो इंटरेस्टिंग, देखो यूजुअली जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स हैं दे आर क्रिश्चियंस। क्यों? ब्रिटिशर्स के पूरे एरिया कंट्रोल था, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी, बट वो क्रिश्चियन मिशनरीज को जरूर अलाउ करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ एक मुद्दा है कि वो एजुकेशन पे जरूर फॉलो अप करते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इवन तो वो सारे के सारे रूरल हैं, परंतु वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो काफी हाई है। इसी वजह से तो मीती जो ट्राइब है वो हिंदू ट्राइब है जो कि वैष्णव यानी कि विष्णु की पूजा करते हैं। मीती प्लेन्स पर रहते हैं। नागाज और जो कुकी होते हैं वो हिल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है मीती सिर्फ और सिर्फ हिंदू के हैं, मुस्लिम और दूसरे धर्म के भी लोग मीती होते हैं, ठीक है। ट्राइब है वो मीती एक पूरी की पूरी। चलिए अब बात करते हैं यहां पर क्या होता है। इस समय मणिपुर में 34 नॉन वायलेंट ग्रुप हैं जो कि इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्जेंसी में स्पेसिफिकली वायलेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो ये मत सोचेगा, परंतु उसके बावजूद भी ये समझ सकते हैं कि भावना कैसी है लोगों की, अलग होने की भावना, अलगाववादी भावना जो है वो है, बट वो दे आर नॉन वायलेंट ग्रुप। हाउएवर 1999 में इन बहुत सारे ग्रुपों ने मिलकर बनाया मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। इसमें से 3 प्रोमिनेंट वन है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जो करंटली इस समय एक्टिव हैं एज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट की जो चलाते हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ठीक है। 1964 में स्टार्ट हो गया था सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इंसर्जेंसी की अलग करो हमें, और 1972 में इसको सेपरेट स्टेट बना ही दिया गया था। मेघालय के साथ साथ ही मणिपुर को भी बना दिया गया था। देखते हैं मुद्दा क्या है। ये एक बार नेशनल हाईवे 37 के बारे में बाद में बात करते हैं। कुकी इंसर्जेंट्स जो ग्रुप हैं दे वांट ए सेपरेट स्टेट फॉर द कुकीज। मणिपुर के अंदर ही एकदम सेपरेट स्टेट चाहिए।
चलिए पहली बात होगी, कुकी इंसर्जेंट्स ग्रुप जो होते हैं 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फॉर्म। ये हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में देखा था। नागाज विश टू अनेक्स मणिपुर एंड मर्ज ग्रेटर, ये हमने बात किया अभी अभी, जो ये पूरा का पूरा एरिया है, नागालैंड के जो लोग हैं या नागालैंड की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस नदर्न एरिया ऑफ मणिपुर को अपने साथ एक लार्जर ग्रेटर नागालैंड या नागालैंड जिसका नाम है उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। इसकी वजह से विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मीती। अब जो मीती जो इंसर्जेंट्स हैं, प्लेन के जो लोग हैं इन जनरली वहां पे देखा जाए, उनकी डिमांड है कि ये जो मणिपुर है वो कंप्लीटली पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होगा। ये डिफरेंट ट्राइब्स की टेंशन होती रहती है, लड़ाई होती रहती है, नागाज, कुकीज, मीतीज के बीच में इन तरीके की लड़ाई चलती है, हमें ये जगह चाहिए, हमें वो जगह चाहिए। जनरली शांति वाली है, परंतु उसके बावजूद भी वायलेंस के केस रेगुलरली होते रहते हैं। हाँ, माओइस्ट और मणिपुर इंसर्जेंट्स के बीच में डेफिनेटली एक प्रकार का नेक्सस पाया गया है, जो कि यूजुअली ब्लॉकेड कर देता है नेशनल हाईवे 38 का, यूजुअली रेगुलरली रहता है नागालैंड में ब्लॉकेड। ठीक है, पीएलए, ये पीएलए का जो ब्लॉकेड है, पीएलए का मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी रेगुलरली ब्लॉकेड करती है नेशनल हाईवे 37। ये यहां से यहां तक आता है। इट्स हाईवे स्टार्ट फ्रॉम सुतरकंडी नियर करीमगंज इन असम, टर्मिनेट्स एट भाली इन मणिपुर। बहुत ज़्यादा स्टेट्स, इसके जगह के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि बस नेशनल हाईवे 37 असम से स्टार्ट होकर मणिपुर तक जाता है। क्वेश्चन आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईवे है, दिस इज द यूनिक फिनोमिना कि जब भी कुछ होता है पीएलए जाके नेशनल हाईवे 37 को ब्लॉक कर देती है। कोई मेनलैंड से बेसिकली दिस इज द मेन रोड जो कि बेसिकली मणिपुर में जाती है, यही जाने का एक रास्ता है, उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। एक तरीका है इंसर्जेंट्स का डिमांड को मनाने का या किसी इशू को हाईलाइट करने का। ठीक है, दैट इज इट, इतना ही था, सिंपल है, सरल है, मोर और लेस शांति फैली हुई है, ज्यादा मुद्दा नहीं है। मणिपुर में 3 ट्राइब्स हैं, मीती, कुकी एंड नागा। अब याद रखिए कि नागालैंड की जो मेन ट्राइब है वो तो नागा है ही है, परंतु मणिपुर के नदर्न इलाके में भी है, क्योंकि उसको बड़ा बना के नागालैंड बनाना है। मीती प्लेन्स में रहते हैं, कुकी और जो नागा ट्राइब है वो हिल्स में रहते हैं। नागा ट्राइब जो होगी वो चाहेगी नागालैंड के साथ जुड़ना नागालैंड बनाने के लिए। मीती ट्राइब मणिपुर की इंटीग्रिटी चाहती है। ये लो, हो गई दोनों में लड़ाई, एथनिक लड़ाई होगी इसी बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो जो मीती ट्राइब्स हैं वो जनरली बात करती है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तहत। इसके साथ साथ कुकी अलग से एक इंसर्जेंट ग्रुप चलाते हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फोरम। नाम याद करने की आज जरूरत नहीं है, परंतु धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इजी, दिस वॉज मणिपुर, डन है। 1972 में ये भी स्टेट बन जाती है, इजी। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन, मिजोरम। मणिपुर के नीचे तीसरी बहन मिजोरम, बहुत ही प्यारी बहन है ये भी, बांग्लादेश के साथ भी। ये आज की पहली स्टेट है जिसके इंटरनेशनल बॉर्डर 2 राज्यों के साथ, 2 इंटरनेशनल देश के साथ एसोसिएटेड है। नागालैंड अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार से कनेक्टेड है इंटरनेशनल बॉर्डर। मणिपुर देखा जाए तो सिर्फ म्यांमार से है, परंतु मिजोरम पश्चिम में बांग्लादेश के साथ और पूर्व में म्यांमार से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी यहां पर 2 प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तो म्यांमार से जो ड्रग्स आ रहे हैं वो, और एक जो बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, 2। ज्योग्राफिकली अगर हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिजोरम के बारे में बात करते हैं, मिजोरम के क्या मुद्दे हैं। मिजोरम का थोड़ा सा सिंपल है। इंडीड मिजोरम ऐसी स्टेट है जो कि बेसिकली इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में सफल रहा है। मॉडल स्टेट है ये इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में सफल होने के लिए। कंट्रोल, पिछले 30 सालों से वायलेंस ज़्यादा हुई नहीं है और बहुत ज़्यादा सेसेशनिस्ट डिमांड्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो कि मिजोरम अकॉर्ड ऑफ 1986 से बनाया गया था। ठीक है, देयर वाज अ रीजन क्यों इसकी वजह से सफल हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। मिजो नेशनल फ्रंट, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सेपरेट स्टेटहुड मानती थी, जिनको यहाँ पर इंसर्जेंसी ग्रुप चलाते थे। इनके लीडर थे पूलाल डेंगा और पूलाल थानावाला। ये उस समय सीएम हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर थे मिजोरम के। ठीक है, इन दोनों के बीच में मिजोरम अकॉर्ड हुआ। इन दोनों की समझदारी और थोड़ी सी मैच्योरिटी, अगर ज़्यादा बोला जाए तो पूलाल थानावाला की जो मैच्योरिटी थी उसी की वजह से बेसिकली मिजोरम अकॉर्ड हो पाया और बेसिकली वहाँ पर शांति स्थापित हो पाई। 1987 में इसी अकॉर्ड के बाद मिजोरम को फुल स्टेटहुड भी दे दिया गया। सिंपल है ये, बहुत ही सरल है, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ मिजोरम इशू
इज अ नोटेबल सक्सेस। बाकी किसी में नहीं है इतनी ज्यादा सक्सेस। मिजोरम का फाइनल सेटल हो रखा है कि ठीक है हम चिल हैं। आर्म्ड इंसरेक्शन मिजोरम में कम से कम 20 साल से चल रही थी और वो मूवमेंट चलाते थे मिजो नेशनल फ्रंट। इसके रेशियल और रिलीजियस ओवरटोन्स दूने के दूने थे और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भारतीय यूनियन से अलग होंगे, सिसीड हो जाएंगे, भाई सक्सेशन नहीं करना है, अलगाववादी है। 1966 में आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट होती है। 1986 में अकॉर्ड हुआ है फाइनल वाला, तो 20 साल का बेसिकली जो है वायलेंस इंसर्जेंसी है। वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड इन 1980s। अब इससे मिजोरम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। जब 1966 में वहां पे आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ने उस रिबिलियन को सप्रेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक्स कराई थी आइजवाल में। पिछले 75 सालों में ये एक ही सिंगल इंस्टेंस है जब इंडिया ने खुद की सिविलियन टेरिटरी पे अपने ही सिविलियंस के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक कराई थी। इंदिरा गांधी जी ने इसकी परमिशन दी थी। 15-20 सालों तक छुपा कर भी रखा था, बोला गया था बस सामान और लोग पहुंचाने के लिए जहाज गए थे, परंतु बाद में जब कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आई तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भारत के ही सिविलियन, मिजोरम के सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कराई गई थी। दिस इज द ओनली सिंगल वन इंस्टेंस मिजोरम के। नेवरदलेस ये 1966 की बात है जब वहां पर आर्म्ड रिबिलियन स्टार्ट हुआ था। इसकी जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है मिजो नेशनल फ्रंट की 1986 में खत्म आ जाती है जब ये मिजो अकॉर्ड साइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने नागा पीस अकॉर्ड पढ़ा, राइट, जो कि हम कोर्स 2015 में साइन हुआ है। होपफुली उससे शांति स्थापित हो जाए, अभी तक नहीं हुई है। मिजो अकॉर्ड से हो गई थी। शिलोंग अकॉर्ड जब हम पढ़ते हैं उससे बेसिकली शांति टूट गई थी। क्यों? क्योंकि वहां से तो NSCN बन गई थी नागालैंड में। चलिए, मिजो अकॉर्ड से शांति स्थापित होती है। गवर्नमेंट अग्री करती है इस अकॉर्ड के द्वारा कि एक सेपरेट स्टेट बना देंगे मिजोज के लिए, मिजोरम की। आइजवाल उसकी कैपिटल होगी। MNF मिजो नेशनल फ्रंट ने बोला कि अगर आप ये डिमांड मान लेते हैं तो हम सेसेशनिस्ट डिमांड जो होगी, अलग होने की जो अलगाववादी जो डिमांड है उसको छोड़ देंगे और वायलेंस का भी यूज छोड़ देंगे। विन विन सिचुएशन है, परफेक्ट है, नॉट एन इशू। ऐसा हुआ इसलिए था कि बेसिकली जो पूलाल थाना वाला थे, जो कि चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। पूलाल डेंगा जो कि बेसिकली वहां पे उनके सेसेशनिस्ट लीडर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था मिजोरम अकॉर्ड के बाद। पॉपुलर लीडर थे, ऐसा नहीं था कि सर लड़ाई कर रहे हैं तो फिर तो ये तो गलत बात हुई। ये वैसे पॉपुलर लीडर, इनके पास मास सपोर्ट था, ठीक है, पब्लिक का भी सपोर्ट था। पूलाल थानावाला की और इन दोनों की मेच्योरिटी के कारण ही मिजो अकॉर्ड की सक्सेसफुल मानी जाता है। अनडिस्प्यूटेड लीडर पूलाल डेंगा और इनके चीफ मिनिस्टर, मिजोरम के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे पूलाल थानावाला, उन्होंने बेसिकली यूनिलेटरल ऑफर दिया कि मैं स्टेप आउट हो जाता हूं, मैं नीचे, मतलब आई विल स्टेप डाउन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। Seems like a win-win situation. Finally, मिजो सिविल सोसाइटी का भी बेसिकली काफी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहा उन लड़ाइयों पर, क्योंकि वायलेंस होती है तो बेसिकली विमेन को ही बेसिकली सबसे ज्यादा अग्रीव्ड होती हैं। वायलेंस के पीरियड में वही सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। उनका सिविल सोसाइटी का भी वहां पर एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था जो कि मिजो अकॉर्ड को सक्सेसफुल करने में सफल रहा था। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। MNF आर्म्स छोड़ देगा, गवर्नमेंट एमनेस्टी देगी कि चलो भाई अब आर्म्स छोड़ रहे हो तो इसलिए तुमको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। मिजोरम को फुल स्टेटहुड मिल जाएगी। लाल डेंगा स्वयं चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। पूलाल थेंगा उस समय 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी बेसिकली और मिजोरम में भी। लकीली इनफ ये मुद्दा सॉल्व हो गया। इस क्या कहते हैं, स्क्रीन के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मिस्टर लाल डेंगा की फोटो है, दिख रही है होपफुली। सिंपल है, काम खत्म, नॉट एन इशू। आज की आखिरी स्टेट, और ये उससे भी सरल है, सबसे इजी, मेघालय। मेघालय के बारे में बात करते हैं। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। मिजोरम तो एक्चुअली में इंसर्जेंसी ही सॉल्व हो गई, वहां पे तो खत्म हो रखी है, मुद्दा सॉल्व है वहां का, ठीक है। नागालैंड में पीस अकॉर्ड साइन हो रखा है, लेकिन या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। मणिपुर में भी मोर और लेस बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। मेघालय के बारे में बात करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय, द अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, मेघ आलय। इंडीड आप ये भी जानते हो भारत की सबसे ज्यादा बारिश जिस शहर में पड़ती है वो कहां पर है? यहां कहीं पर पड़ता है, ईस्ट खासी हिल्स में, मेघालय। मौसिनरम कहा जाता है उसे, मौसिनरम। प्रॉक्सी 1100 मिलीमीटर के करीब, 1100 सेंटीमीटर, माय बैड,
1100 सेंटीमीटर बारिश पड़ती है यहाँ पर एक ही जगह पे, 3 महीने के अंदर अंदर पड़ जाती है। मेघालय जो है वो बेसिकली 3 हिल से बना है। यहाँ पर गारो है, यहाँ पर खासी है, यहाँ पर जयंतिया है, यहाँ पर ईस्ट खासी हिल है। ईस्ट खासी हिल में जो मौसीनरम नाम का जो जगह है, कस्बा है, वो बेसिकली तीनों तरफ से घिरा हुआ है हिल्स की तरफ। वहाँ पर जैसे ही मानसून्स की हवाएं घुसती हैं वो फंस जाती हैं उस पहाड़ों के बीच में, और सारी की सारी बरस जाती है लगातार 3 महीने तक। 1100 सेंटीमीटर की बारिश कर देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। द मोस्ट रेन इन द होल वर्ल्ड 3 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। अगर कहीं पर जाने का छोड़ के, घर बार छोड़ के कहीं बसने का इरादा हो तो फाइनली मेघालय सोचा जा सकता है। इट्स अ प्लान, इट्स वर्थ इट, इट्स अ ब्यूटीफुल। ये जो बोट्स हैं ये उड़ नहीं रही हैं, ये पानी इतना साफ है, द वाटर इज सो क्लीन ऑफ द लेक कि वो बेसिकली नीचे परछाई डाल रहे हैं उनकी बेस पर। द वाटरफॉल्स आर द अमेजिंग, इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कंट्री। कंट्री एज इनकी कंट्री साइड, देश नहीं है वो, है तो हमारा ही राज्य। मेघालय इंसर्जेंसी से लीस्ट अफेक्टेड है। पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है लाइफ में, एक की पिछले वाले की बिल्कुल सॉल्व हो गई और इसमें लीस्ट अफेक्टेड है। परंतु यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड और ड्रग से और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से, क्योंकि मेघालय बिल्कुल बांग्लादेश से बहुत अच्छी तरह से टच होता है। एक तरफ असम है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, तो बॉर्डर जो है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी के इश्यूज थोड़े कम है, हाउएवर क्राइम और स्मगलिंग के थोड़े ज़्यादा है। इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें से एक का बस नाम याद रख लेना ज़्यादातर, अगर इसका याद कर पाओ तो हिनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेलिंग देखिए, HYNNIWTREP, हनी ट्रैप, याद हो जाए तो हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ये है क्योंकि इन्होंने जो नागालैंड की NSCN-IM है उनके साथ बेसिकली क्लोज रिलेशन बनाए हुए हैं। इंडीड NSCN-IM यानी कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसेक मुयवाहा, इनके साथ इन्होंने इनको सपोर्ट दिया है, मॉरल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बनी थी, ठीक है, थोड़ी से। बट ये इंसर्जेंट्स ग्रुप कम है, क्रिमिनल ग्रुप ज्यादा है, ठीक है। इनकी जो डिमांड्स है वो सेसेशनिस्ट डिमांड फिर भी थोड़ी सी कम है, मोर और लेस कंट्रोल है। गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी और अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल। चलिए देखते हैं मेघालय के साथ क्या क्या बात है। मेघालय इज परहैप्स द लीस्ट अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी। प्रॉब्लम इसमें यहां पर इसलिए आती है क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में बसा हुआ है। एक तो जो अलग अलग ट्राइब हैं उनके बीच में लड़ाई है, और उसके वजह से बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, वो जो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स की जो बैलेंस बिगड़ रहा है उनके बीच में लड़ाई है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, लेस देन द इंसर्जेंसी। ये जो आइडेंटिटी इश्यूज है, करप्शन बढ़ रही है, बांग्लादेशी इन्फ्लिट्रेटर से जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आ रहा है, दीज आर द मेन इश्यूज ऑफ मेघालय राइट नाउ। और उसकी वजह से ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदल गया तो वो तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, अभी तो मेजॉरिटी में है, तो उनकी आइडेंटिटी को खतरा हो जाएगा। ये ईस्ट खासी हिल है। ईस्ट खासी हिल में मौसीनरम नाम का वो शहर या वो कस्बा है, शहर तो नहीं है, कस्बा ही है, गांव है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी का प्लान था एक सेपरेट गारोलैंड बनाने के लिए, गारो पीपल के लिए, ठीक है। ये गारो हिल्स हैं, 3 की 3, यहां पर काम करती है गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। डिमांड है ये, इंसर्जेंसी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। इनका प्लान है कि ये सेपरेट एक गारो नेशन बना लिया जाएगा, ठीक है। 2009 में बना है, 70 मेंबर हैं उसके, चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो 70 मेंबर है अभी एक्सटॉर्शन, अटैक, कई प्रकार के छोटे मोटे जो छोटे बॉम्ब, इम्प्रोवाइज्ड बॉम्बिंग होते हैं, उसको करने की कोशिश कर देते हैं। इंडीड इसी गारो नेशनल आर्मी की वजह से ही, लिबरेशन आर्मी की वजह से अभी रिसेंटली कुछ स्पर्ट आए हैं मेघालय के अंदर वायलेंस के। इंडीड ये इस समय एक यही एक्टिव ग्रुप है, ठीक है। इससे पहले एक हुआ करता था अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, जो कि 1995 में बनी थी, जिनका प्लान था अचिक लैंड बनाने का, एक नई फ्री लैंड बनानी थी गारो हिल्स में। एज ऑफ नाउ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट इनके साथ बीच में साइन हुआ है, ठीक है। तो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है मेघालय की, वो दोनों की दोनों इस समय आपने देखा गारो हिल्स में। एक तो आई थी 1995 में
अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल के द्वारा थी, लेकिन उसके साथ भारत के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट इस समय साइंड है, तो वो शांत है। उसके बाद अब बनी है जीएनएलए, 2009 में बनी है, काफ़ी कम मेंबर है, 70, 100, 150 ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन इनके साथ साथ यही मेनली एक्टिव है। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम जो है एथनिक टेंशन है, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश और जो इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उसकी वजह से यहाँ पर ड्रग्स, गांजा, कोकेन, ओपियम, इनकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। द स्टेट actually lies into the major smuggling route between the Bangladesh and India. This is one of the major problem which lies in here. ठीक है, इसके साथ साथ आते हैं एक और काम वाली बातों पर। हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ठीक है, ये मैंने बोला था कि यही इस समय थोड़ा नाम याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। HNLC इज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मेघालय में, जो कि 1992 में बनी थी। ये रिप्रेजेंटेटिव है खासी जयंतिया ट्राइबल पीपल की, और इनका प्लान है मेघालय को फ्री करने का गारोज से, और जो नॉन ट्राइबल है, ढकर्स जिन्हें कहा जाता है। तो अब यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। गारो हिल्स के जो लोग हैं, जीएनएलए, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, पुराने वाला जो था वो तो सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जीएनएलए अलग बनाना चाहती है। इसके साथ जो खासी और जयंतिया हिल के एक रिप्रेजेंटेटिव है, हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, HNLC, ये थोड़ा सा एक्टिव है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्टिव है HNLC, जो कि सेपरेट मानती है कि ये गारो वाले डोमिनेट कर लेंगे, और ऊपर से जो ये बाहर के जो ढकर्स आ रहे हैं, ढकार्स बेसिकली कोई भी जो भी बाहर का एक्सटर्नल आदमी होता है, बाहर का जो नॉन ट्राइबल आउटसाइडर होता है, उसको ढकार्स कहते हैं लोकल भाषा में, ढकार, उनसे उनको बचाना है। ठीक है, HNLC रिसेंटली क्या करती है, इन्होंने धीरे धीरे NSCN-IM, नागालैंड की जो सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ लिंक बना लिए हैं, उल्फा के साथ लिंक बना लिए हैं, ये आसाम की सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने इनको फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट भी किया। इंडीड बांग्लादेश में बिजनेस रन करते हैं, बॉर्डर करता है, स्मगलिंग वॉगलिंग होती रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ गारो हिल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि डेजर्टिंग पुलिस पर्सनल के द्वारा बनाई गई है, कई गुरिल्ला अटैक करते हैं। कई बार पुलिस पर्सनल जो होते हैं मेघालय पुलिस के अंदर, कई बार वहाँ से वो दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। उन सब ने मिल के गारो हिल्स नेशनल लिबरेशन आर्मी बनाई है। तो देख लीजिए कि अगर आप देखेंगे, इंसर्जेंसी से ज़्यादा एथनिक इशू है, कि प्राइमरली स्पीकिंग जो गारो हिल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट द खासी एंड द जयंतिया हिल्स, मोर और लेस। ठीक है, दो डिमांड वो करते हैं कि अलग देश बनाएंगे, परंतु ऐसा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है। लोकल्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में ही ज़्यादा क्लैशेस रहे हैं, ड्यू टू एथनिक इश्यूज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। धर्म के बेसिस पर नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी, एथनिक इश्यूज के बेसिस पर है। बस मेघालय के बारे में इतना ही था, सरलता की बात है। सबसे कम इंसर्जेंसी से एसोसिएटेड है गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी। अचिक नेशनल वॉलंटियर को भूल जाइए, बंद हो गई है, उसके साथ हमने अग्रीमेंट साइन कर लिया सरकार ने उसके बारे में। ये है एक्टिव थोड़ी सी गारो नेशनल आर्मी, और एक जो अभी एक्टिव है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, एज ए सेसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एज ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्टिव है। हाँ, बस ये है कि इसके कई सारे इन्होंने रिश्ते बना लिए हैं चारों तरफ, NSCN-IM से, उल्फा के साथ, जिनसे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। बांग्लादेश में कुछ बिजनेस भी चलाते हैं इलीगल, और गारो हिल लिबरेशन आर्मी। तो ये दोनों तो हो गई साथ एक दूसरे के साथ, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, गारो हिल्स लिबरेशन आर्मी, दो अलग अलग हैं, नाम सेम है। और हनी ट्रैप, दो भागों में बट गए एथनिक ट्राइबल्स के बीच में। दिस इज इट मेघालय, बस इतना ही था। ऐसे ही है, कल 3 और स्टेट्स बचेंगी हमारी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा। सिक्किम के बारे में बात करेंगे। सिक्किम पे कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं है, बट वी विल जस्ट हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। ये जो PDF है मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जस्ट कभी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई और कंफ्यूजन हो। मोर इंपॉर्टेंटली स्पीकिंग, अगर क्योंकि एंड दिस डिमांड्स इस टॉपिक को, ऑब्वियसली देयर इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कंफ्यूजिंग भी होगा क्योंकि हर चीज नई पहली बार सुनी जा रही है। तो जो दिमाग में डाउट आए, क्वेश्चन जो आए, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू कि यूट्यूब वीडियो के नीचे हैं, कमेंट्स में जरूर लिखेगा, मैं उन्हें खुद पढ़ूंगा और मैं उनको खुद आंसर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि अगर आप वीडियो को देखें तो जो कल की क्लास है मैं उनमें उन कुछ आंसर्स को इंक्लूड भी कर दूं, द डाउट्स विच आर कमिंग। अगर इसके अलावा कोई सजेशन है या कोई अप्रिशिएशन है तो वो भी डेफिनेटली कमेंट्स के द्वारा शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ। आई विल सी यू टुमारो। ये क्लास कल कंटिन्यू रहेगी। हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एनालिसिस और जो बाकी जो 3 स्टेट्स बची हुई है वहां पर क्या क्या सिचुएशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी की जो क्लासेस हैं वो खत्म होने को आ रही हैं। उसके बाद हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट पर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, UPSC से रिलेटेड और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स होंगे, उस सीरीज में
भारत के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या क्या फ्रेमवर्क है, लॉज, लीगल लॉज, कौन कौन से डिजास्टर्स होते हैं, वी विल कंप्लीट दैट. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे.